चला दिया तो ये प्रेग्नेंट वुमेन अपनी जान खो देगी। और जो वुमेन होती है वो रो रही होती है, हाथ पे लगती है, जिससे उस चोर का हाथ कट जाता है। और वो दूसरे वाला बंदा जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो वो गुंडा होता है, उसकी भी राल टपकने लग जाती है। एंड वो बोलते कि हाँ लड़कियां तो सुंदर है। तभी वो लू को रोकता है एंड वो पीछे से बोलता है कि हे लड़के रुको यहीं पर, दबता है। और जो जैंग होती है वो पीछे से देखती रह जाती है। कि स्टार्टिंग में हम लोग एक आसमान को देखते हैं जहाँ से बिजली कड़कती है और एक आदमी के ऊपर गिरती है और ये आदमी उसकी पावर को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी कोई बोल रहा होता है उस बंदे को, मास्टर मास्टर। तभी उस बंदे की आँख खुलने लग जाते हैं। वो बोलता है कि आखिर कौन है। जैसे ही वो अपनी आँख खोलता है वो बोलता है कि ये बिल्कुल गलत है, खतरनाक स्पिरिट यहाँ पर दोबारा आ रही है। और वो स्पिरिट उस बंदे के ऊपर हमला कर देती है और वो बंदा नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। तभी हम लोग हमारे मेन हीरो लू ली को देखते हैं जो अचानक से आँख खोलता है एंड वो उठकर बैठ जाता है। वो अपने मन में बोलता है कि ये सपना फिर से आ गया। आखिर ये बिजली कड़कना क्या है और ये बुरी स्पिरिट क्या है, आखिर मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। बट इसकी वजह से मैं डेली सुबह उठ जाता हूँ और देखो आज मैं कुछ ज़्यादा ही सो गया। अभी 9 बजने वाले हैं, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर मैं लेट हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मुझे मेरी सैलरी नहीं मिलेगी, मेरा बोनस चला जाएगा। और हमारे मेन हीरो का नाम लू ली होता है जो कि एक ऑर्डिनरी टीचर है। वो अपना खाना अपने मुंह में रखता हुआ वहां से भागते हुए चला जाता है। फिर हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं कि एक पुलिस वाला माइक में बोल रहा होता है कि जो भी बंदा अंदर है हमने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है, तो जो होस्टेज है तुम्हारे पास उसे बिल्कुल भी हार्म मत करना, जल्दी से अपने वेपन नीचे घेर दो और सरेंडर कर लो। तभी जो बदमाश लड़का होता है वो बोलता है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से कार ले आओ वरना देख लेना मैंने एक चक्कू चला दिया तो ये प्रेग्नेंट वुमेन अपनी जान खो देगी। और जो वुमेन होती है वो रो रही होती है, वो बोलती है कि मेरा पेट दुख रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये देखने के बाद वो पुलिस वाला बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो रही है। लगता है जो हॉस्टेज है वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है, जिसकी वजह से वो लेबर पेन में जा रही है। और ये स्पेशल फोर्सेस का कैप्टन चैन होता है। फिर जो चैन होता है वो अपने स्नाइपर को बोलता है कि क्या तुम्हें कोई क्लियर शॉट मिल रहा है। उसका स्नाइपर बोलता है कि ये अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो बैंक में चोरी करने के लिए आया है उसने होस्टेस को आगे लगा रखा है ताकि मैं एक क्लियर शॉट ना ले पाऊँ। तभी चैन के फोन पे उसके सीनियर का फोन आता है। वो बोलता है कि चैन क्या तुमने अब तक कुछ और को पकड़ा नहीं है। तभी चैन बोलता है कि चीफ ली अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं जल्दी कुछ करता हूँ ताकि हमें एक सोल्यूशन मिल सके। चीफ ली बोलता है कि मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द होस्टेस को बचा लो और इस रोबर को पकड़ लो। तभी चैन बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर हम लोग दोबारा लू ली को देखते हैं जो भागते हुए बोलता है कि सिर्फ 1 मिनट बाकी, मुझे टाइम पर जाना पड़ेगा। तभी वो भीड़ को देखता है एंड वो वहीं पर रुक जाता है एंड वो अपने मन में सोचता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। एंड फिर वो चोरी को देखकर बोलता है क्या अभी भी चोर बैंक में चोरी करते हैं, मुझे तो लगा था सिर्फ ये मूवीज में होता है। जो चोर होता है वो बोलता है कि मेरी कार कहाँ पर है, लगता है तुम मुझे सीरियस नहीं ले रहे हो, मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। तभी बात सुनने के बाद जो कैप्टन चैन होता है वो बोलता है कि तुम्हारी कार आ रही है, प्लीज हॉस्टेज को कुछ मत करना। तभी जो चोर होता है वो बोलता है कि अब आखिरी में रोना मत क्योंकि मैं इसको मार रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। एंड वो अपने नाइफ को उठाते हुए बोलता है कि लगता है तुझे खत्म करना पड़ेगा। और जो वुमेन होती है वो बोलती है कि नहीं प्लीज ऐसा मत करो। तभी चैन के सामने जो खड़े होते हैं बूढ़ा और बूढ़ी वो बोलते हैं कि आखिर आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, लोगों के लिए लाइफ और डेथ कुछ मायने नहीं रखती है, जल्दी से इसे कार दे दो ताकि उस प्रेग्नेंट वुमेन को बचा सके। लूली अपने मन में सोचता है कि ये प्रेग्नेंट वुमेन का इस्तेमाल कर रहा है होस्टेस की तरफ, कितना घटिया इंसान है। फिर वो नीचे से एक पत्थर उठाता है और अपनी पोजीशन लेते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है। और जब ये सब कुछ कर रहा होता है तो हमें उसी बंदे की झलक दिखाई जाती है जो कि हमने पहले दिखाया था। तो इस बंदे का लूली के साथ तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। और तभी चैन अपनी आँख खोलते हुए हमला करता है। लू के हमला करने से बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होती है और वो सीधा जाकर उस चोर के हाथ पे लगती है, जिससे उस चोर का हाथ कट जाता है। और वो दूसरे वाला बंदा जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था वो लूली की तरह अटैक करता है और वो पहाड़ को तोड़ डालता है। चोर दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, वो बोलता है कि मेरा हाथ मेरा हाथ। पुलिस वाला सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, क्या स्नाइपर ने शॉट करा यहाँ पर। तभी जो कैप्टन चैन होता है वो बोलता है कि ये एक अच्छा मौका है, जल्दी से पकड़ लो। और जो उसके आर्मी वाले होते हैं वो फटाफट जाकर उसे पकड़ लेते हैं। और चोर अभी दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और पुलिस वाले उस प्रेग्नेंट वुमेन को एम्बुलेंस में लेके जा रहे होते हैं। चैन अपने चीफ ली को बोलता है कि जो होस्टेज है वो बचाया जा चुका है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि अच्छा है ये होस्टेज बच गया, स्नाइपर ने तो कमाल का काम करा है। और चैन ये सब कुछ करने के बाद चुपचाप वहां से जा रहा होता है।
फिर हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में देखते हैं जहाँ पर चैन अपने बॉस के सामने खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि प्रिंसिपल मुझे माफ कर दो, मेरे को रास्ते में कुछ दिक्कत हो गई जिसकी वजह से मैं टाइम पर नहीं आ पाया। प्रिंसिपल बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मिस्टर लू हम आपको यहाँ से फायर कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद लू बोलता है क्या मुझे फायर कर रहे हो? तभी जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, कोई चैरिटी नहीं। लू तुम्हारे पास एक भी सिंगल स्टूडेंट नहीं है, और अगर तेरे पास स्टूडेंट ही नहीं है तो हम तुझे सैलरी भी रख क्यों रहे हैं? तभी लू बोलता है कि प्रिंसिपल पर लास्ट ईयर तो मैं बेस्ट टीचर था और मेरे जितने स्टूडेंट्स थे वो कमाल के थे सारे। तभी जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि वो पिछली बातें हैं और अभी के टाइम पर तो तुम्हारे पास कुछ भी टैलेंट नहीं है, इसलिए तुम्हें फायर करा जाता है। लू बोलता है कि तो प्रिंसिपल आप ये कहना चाहते हो कि अगर मेरे पास स्टूडेंट नहीं होगे तो आप मुझे फायर कर दोगे, अगर मेरे पास स्टूडेंट आ गया तो क्या आप मुझे फायर नहीं करोगे? तभी प्रिंसिपल बोलता है कि हाँ करेक्ट, एंड वो अपने मन में सोचता है कि आखिर अचानक से ये स्टूडेंट कहाँ से लेके आएगा, क्या बकवास बातें कर रहा है। लू अपने मन में सोचता है कि अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची है, मुझे उन यूजलेस पर्सन से बात करनी पड़ेगी। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो बोलती है कि लीडर टारगेट हमें दिख चुका है, और ये यंग सिटी होती है जहाँ पर दो लड़कियां होती है, एक के हाथ में दूरबीन होती है और एक के हाथ में बंदूक होती है, और जिसके हाथ में बंदूक होती है उसका नाम ये होता है, और ये शैडो अलायंस की लीडर होती है। उसकी जो असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि लीडर क्या आप सच में ये सब कुछ करना चाहते हो? वो यंग कंट्री का प्रिंस है। तभी जो ये होती है वो बोलती है कि हम शैडो अलायंस से हैं, जब हमारी बुलेट पहुंचती है ना तो लोगों की लाइफ खत्म करती है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन है कहाँ से है, और फिर वो अपनी गन को फायर कर देती है। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और एक मीटिंग रूम में जाता है जहाँ पर एक बिजनेसमैन बोल रहा होता है कि प्रेसिडेंट जैंग 20 मिलियन बहुत ज्यादा कम है, हमारी कंपनी का नाम कई 100 सालों से है और आप उस कंपनी को सिर्फ 20 मिलियन में ले रहे हो, ये प्राइस तो बहुत ज्यादा ही कम है, क्या आप इससे कुछ ज्यादा नहीं कर सकते? तभी जैंग जो कि सबसे ज्यादा अमीर लड़की होती है जेंगियन प्रोविंस की, वो बोलती है कि बिजनेस एक बैटलफील्ड की तरह है और तुम्हें एक अच्छी कीमत मिल रही है हमारी ग्रुप से, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका होगा सरवाइव करने के लिए। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें तीसरी डिसेबल दिखाई जाती है जो कि एक मेडिकल डॉक्टर होती है, इसका नाम हायू होता है। उसके पास उसकी डिसेबल आती है एंड वो बोलती है कि मिस चीफ इंस्पेक्टर जैंग सीजू सिटी का वो आपसे भीख मांग रहा है कि आप उसकी मदर को ठीक कर दो, और वो 3 दिन से हमारी बिल्डिंग के सामने घुटनों पर बैठा हुआ है पैसों के साथ। तभी ये बात सुनने के बाद जो हायू होती है वो बोलती है कि अगर तुम्हारे अंदर दोबारा हिम्मत हुई मुझे डिस्टर्ब करने की जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं तुम्हें ताने प्रिविलेंस से बाहर निकलवा दूंगी। तभी उन तीनों के पास एक साथ फोन आता है और ये फोन लू का होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लू ली उन तीनों के पास फोन मिला देता है, तीनों फोन उठाते हैं। तभी आगे से लूली बोलता है हेलो। ये बात सुनते ही वे तीनों बोलती हैं कि टीचर क्या आप हमें दोबारा पढ़ाने के लिए तैयार हो चुके हो? फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जो जैंग होती है वो क्लास में लेट पहुंचती है एंड वो बोलती है कि आई एम सॉरी टीचर मैं लेट हो गई। तभी ये सारी हरकतें देखने के बाद ये बोलती है कि देखो सबसे बिजी पर्सन फाइनली आ गया, उनका लेक्चर इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद इसकी बिजनेस ट्रिप इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हुआगू होती है वो बोलती है कि हाँ कुछ लोगों को पता नहीं है कि बिजनेस इम्पोर्टेंट भी कुछ चीज़ें होती है जैसे कि टीचर के टीचिंग्स। ये बात सुनने के बाद जैंग बोलती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे पता है मेरा दिन कहाँ पर जाता है और कहाँ पर नहीं, और मैं टीचर के लेसन को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जल्दी आ गई। और तीनों आपस में लड़ने लग जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद लूली भी हैरान होता है। लूली अपना सर पकड़ते हुए बोलता है कि चलो अब ये स्टार्ट करते हैं। फिर वो बोलता है कि सभी लोग अब शांति से बैठ जाओ और मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, और वे तीनों बोलते जी सर। लूली अपने मन में सोचता है कि ये क्लास शॉर्ट नोटिस में मैंने स्टार्ट करी है और मेरे पास इतना कंटेंट नहीं है इन्हें पढ़ाने के लिए, बट मैं एक अच्छा टीचर हूँ तो मैं कुछ भी मना सकता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि आज का जो पहला लेसन होने वाला है वो तुम्हारे बारे में और तुम्हारे ओपोनेंट के बारे में बात होने वाली है। चलो सबसे पहले कुछ सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। जैंग तुमसे स्टार्ट करते हैं। तो जैंग बोलती है ठीक है। फिर वो बोलती है कि आपकी एडवांस बिजनेस स्किल की वजह से जो आपने मुझे सिखाई, मेरा फैमिली बिजनेस अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, वो भी 2 सालों से। और करंट के टाइम पर जो जैंग ग्रुप है वो टॉप कंपनी में आता है जैंग प्रोविंस के अंदर, और हम नेशन वाइड भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। ये बात सुनने के बाद जो लूली होता है वो बोलता है कि ये तुम क्या कह रही हो,
मैंने तुम्हें सिंपल सा बिल कैलकुलेट करना सिखाया था ताकि तुम एक डेली लगा सको, और अब तुम कह रही हो कि तुम पूरे देश में फैल रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें इतना ज्यादा हाई एम नहीं करना चाहिए। और वैसे भी भूलो मत तुम मुझे कैसे मिली थी कि तुम एक ब्रिज के नीचे भूखी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें मदद करी ताकि तुम थोड़ा सा बिजनेस करके अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाओ। बट तुम भूल रही हो कि तुम्हें अर्थ से जुड़ा रहना है। ये बात सुनने के बाद जो जैंग होती है वो बोलती है कि टीचर ठीक है, मैं अपनी गलती को समझ गई। तभी जो लूली होता है वो बोलता है कि हाँ, तुम्हारे जैसे स्मॉल बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ज्यादा चौड़ में मत आओ। ये बात सुनने के बाद जैंग अपने मन में सोचती है कि टीचर की नजरों में मेरा जो बिजनेस जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है वो एक छोटा सा बिजनेस है, शायद मेरा जो विजन है वो ही बहुत ज्यादा छोटा है। फिर जो लूली होता है वो बोलता है कि यू अब तुम बताओ, अब तुम्हारी बारी है। यू खड़ी होती है, वो अपने मन में सोचती है कि इन्होंने मुझे बोला कि मेरी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, शायद मुझे अपना थोड़ा कम बताना चाहिए। वो बोलती है कि मैंने आपकी टीचिंग स्किल की वजह से मेडिकल स्किल्स को मास्टर कर लिया है और अब मैं किसी भी प्रॉब्लम को बड़े आसानी से ट्रीट कर लेती हूँ। ये बात सुनने के बाद लूली गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम कह रही हो कि तुम सब कुछ ठीक कर सकती हो, पर तुम अभी भी बहुत ज़्यादा वीक हो। मैंने तुम्हें सिर्फ छोटी मोटी बेसिक स्किल्स सिखाई थी जिससे तुम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकती हो, और तुम कह रही हो कि तुम्हें सारी मेडिकल स्किल्स आ गई और तुम दूसरों का इलाज करने के लिए चली हो। सच में तुम्हारे अंदर तो कुछ प्रॉब्लम है। ये बात सुनने के बाद लू बोलती है कि आई एम सॉरी टीचर, आपको इतना तक अपसेट होने की जरूरत नहीं है, सच में तो मेरी मिस्टेक है। एंड वो मन में सोचती है कि टीचर की आंखों में मेरी मेडिकल स्किल जिसके लिए मैं इतना प्राउड करती हूँ वो सिर्फ एक नॉर्मल सी मेडिकल स्किल्स है। फिर एक्साइटमेंट की वजह से जो ये होती है वो खड़ी होती है एंड वो बोले टीचर अब मेरी बारी है ना। लूली बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी बारी है, अब जल्दी से बताओ। ये बोलती है कि मैंने बहुत सारी मार्शल आर्ट सीख ली है जो कि आपने मुझे बताई थी और अब मैं उसे मास्टर भी कर चुकी हूँ। मेरी जो एबिलिटीज है वो एक्सीलेंस ग्रुप में पहुंच चुकी है और अब मैं बिना किसी प्रॉब्लम के वर्ल्ड के किसी भी बंदे से फाइट कर सकती हूँ, सिर्फ आपको छोड़कर। टीचर ये अच्छा है ना। तभी जो लूली होता है वो बोलता है कि जल्दी से नीचे बैठ जाओ। ये बात सुनने के बाद लू बोलती है कि टीचर आखिर क्या हुआ, आखिर आपने सिर्फ मुझे बेसिक सेल्फ डिफेंस कहकर इतनी कम स्किल्स क्यों दी, अगर आप मुझे अच्छे सिखाते तो मैं और स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। लूली बोलता है कि क्या तुमने मेरी पहले बात नहीं सुनी। लू बोलती नहीं, मैंने पहले आपकी बात नहीं सुनी क्योंकि मैं सिर्फ पावरफुल होना चाहती हूँ ताकि मैं किसी भी ट्रबल में ना घुसूं। और ये बातें सुनकर जो दो बाकी लड़कियां होती है हंसने लग जाती हैं। और जो लू होता है वो गुस्से के साथ बोलता है कि लगता है मैं तुम्हें कुछ दिनों तक कुछ सिखाया नहीं तो तुम सब कुछ भूल चुकी हो, और वैसे भी हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ पर लड़ाई वड़ाई करना इलीगल होता है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि मुझे शांत होना पड़ेगा, अगर मैंने गुस्से में आकर किसी ने कुछ कह दिया तो ये शायद क्लास छोड़ के भी जा सकते हैं जो मेरे लिए नुकसानदायक होगा। फिर वो बोलता है कि जल्दी से अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ और हम अपने लेसन कंटिन्यू करते हैं। ये बोलती है कि टीचर आप हमेशा मुझे सिर्फ छोटे मोटे मूव सिखाते हो, अगर आप ऐसे सिखाते रहे तो मैं सच में पावरफुल नहीं हो पाऊंगी। हुआयू भी बोलती है कि यही सही कह रही है टीचर, आखिर आप हमें और एडवांस चीज़ें कब सिखाओगे, अगर आप हमें ऐसे बेसिक सिखाते रहे तो शायद हम और आगे नहीं बढ़ पाएंगे और एक ही लेवल पे अटके रहेंगे। ये बातें सुनने के बाद लू अपने मन में सोचता है कि ये कह रहे हैं कि ये हमेशा यहीं पर अटके रहेंगे, मैंने इसे मेडिसिन, मार्शल आर्ट और बिजनेस सिखाया है और ये कह रहे हैं कि बेसिक है, पर जो मैंने इन्हें नॉलेज दी है वो इस दुनिया की बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर कोई सीख लेता है वो इस वर्ल्ड के अंदर राज कर सकता है। फिर उसके अंदर और भी कुछ मेमोरीज चलने लग जाती हैं जो कि उसके पिछले जन्म की होती हैं, और ये बिल्कुल गजनी की तरह है जिसे अपनी याददाश्त नहीं आ रही है। वो अपना सर पकड़ते हुए नीचे बैठ जाता है। उसके तीनों स्टूडेंट बोलते हैं कि मास्टर आप ठीक हो ना, आखिर क्या हुआ। तभी लू बोलता है कि अरे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे छोटा सा चक्कर आया था। एंड वो अपने मन में सोचता है कि मेरी जो कुछ मेमोरीज जो मुझे दिखी आखिर वो क्या थी। वायु बोलती है कि टीचर शायद आपका जो एमेंशिया था वो वापस आ रहा है, क्या वो अब तक ठीक नहीं हुआ है। और एमेंशिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बंदे अपनी याददाश्त भूल जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में देखते हैं और वहाँ पर जो लू की पहली क्लास होती है वो खत्म हो जाती है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। वो बोलता है कि आज से हम अलग अलग डिफरेंट की स्टडी करेंगे और मैं तुम्हें अपनी सारी स्किल्स तुम्हें दूंगा, बट एक चीज जो जिसके लिए इम्पोर्टेंट होगी वो दो के लिए बहुत ज्यादा यूजलेस होगी और इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं हर एक बंदे को एक एक हफ्ता अलग अलग ट्रेनिंग दूंगा। ये बात सुनने के बाद वे तीनों खुश होते हैं कि उन्हें तीनों को एक एक हफ्ता अकेले में मिलेगा। तभी लू बोलता है
कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम बता सकते हो। फिर वे तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड वे बोलते हैं कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम इस रूल को मानने के लिए भी तैयार है, बट हमारी एक छोटी शर्त रहेगी जो आपको हमारी पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप इसे अग्री नहीं करते तो हम भी आपकी बात अग्री नहीं करेंगे। ये बात सुनने के बाद लू बोलता है कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। वे तीनों बोलते हैं कि हम आपके घर पे जाना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद जो लू होता है वो बोलता है कि क्या मेरे घर? तभी वे तीनों बोलते हैं कि हाँ, डिनर के लिए। ये बात सुनने के बाद लू बोलता है कि ठीक है, मेरे घर पे चल सकते हो, बट मैं तुम्हें सिर्फ एक बार ही लेके जाऊंगा। और वे तीनों खुश हो जाते हैं। फिर हम लोग हाउंटिंग नेबरहुड देखते हैं जहाँ पर कुछ गुंडे लोग कुछ ढूंढ रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं कि आखिर वो एक आंख वाली सिंगल बर्ड कहाँ चली गई? अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो हमारा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। और जो उनका बॉस एक गंजा सा होता है वो बोलता है कि अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी जहाँ पर वे बंदे ये सब कुछ कर रहे थे वहीं से हमारा हीरो और वे तीनों लड़कियां जा रहे होते हैं। जैंग बोलती है कि आखिर हम टीचर के हाउस में कब गए थे, याद भी है? तभी हाउ बोलती है कि करीब 2 साल हो चुके हैं। ये बोलती है कि हाँ, टीचर की गलती सारी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही कठोर दिल के हैं, वो कभी भी हमें अपने घर पे नहीं लेके जाते। और ऐसे ही पिछले साल जब हमारा ट्रेनिंग खत्म हुई तो उन्होंने हमसे सारे कनेक्शन तोड़ दिए, इन्होंने हमसे बात भी नहीं करी। लू बोलता है कि ये मैं इसलिए करता था क्योंकि एक आदमी और एक औरत को एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, खासकर जब अगर वो रिश्ता टीचर और स्टूडेंट का हो। तभी वे तीनों लू के पास आते हैं एंड वो बोलते हैं कि आखिर आप हमसे डिस्टेंस क्यों बनाना चाहते हो, आखिर आप हमारे बारे में क्या फील करते हो? ये बात सुनने के बाद लू बोलते हैं कि क्या मैं क्या फील करता हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तभी वहाँ पर एक औरत बैठी होती है, वो बोलती है कि टीचर लू, वापस आ गए तुम? लू बोलते है कि हाँ ग्रैंडमा वू, मैं वापस आ चुका हूँ और ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आज हमारे साथ डिनर करेंगे। ये बात सुनने के बाद जो वू होती है वो बोलती है कि सच में ये तो वही गर्ल्स है जो कि मैं तुम्हारे घर में फोटोज में देखती हूँ, ये तो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल लड़कीज हैं। तभी लू बोलता है कि ये ग्रैंडमा वू है और ये हमारे नेबरहुड की सबसे पुरानी औरत है और इनका दिल बहुत ज्यादा ही अच्छा है। अगर तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम में हो और कभी हेल्प की जरूरत हो तो आप इनसे पूछ सकते हो और ये भी मेरी बहुत मदद करती हैं। ये बात सुनने के बाद वे तीनों ग्रैंडमा वू को हेलो करती हैं। तभी जो टीचर होता है यानी कि लू, वो बोलता है कि ग्रैंडमा वू, आखिर जो आपका मेडिकल सूप है वो आप कब मनाओगे, वो मना नहीं है क्या? तभी वो बताती है कि टीचर लू, जो तुम्हारी कैट है जिसे तुम ऑन करते हो वो मुझे कभी मेडिसिन बनाने नहीं देती, वो यहाँ के जितने भी डॉग्स होते हैं उनको पीटती रहती है। लू बोलता है कि हाँ, जो जाबाई है वो काफी ज्यादा अजीब सी बिल्ली है, वो कुत्तों से डरती नहीं है बल्कि कुत्तों को मारती है। शायद उसके अंदर कोई हिडन टैलेंट है जो हमें नहीं पता। अगर आप उसके लिए कुछ दवाई बना दोगे तो वो शायद वो ठीक हो जाएगी, मुझे लगता है कि वो बीमार है। तभी टीचर वो बोलती कि वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, तुम्हारी बिल्ली एक छोटे से रेड बर्ड को पकड़ के लेके आ गई है। ये बात सुनने के बाद उसके पीछे से कोई बोलता है कि अच्छा, बूढ़ी औरत के पास एक लाल कलर का बर्ड है जिसके अंदर येलो पंख भी है। ये बात सुनने के बाद टीचर वो बोलता है कि हाँ ऐसी है, वो बहुत सुंदर है, पर आखिर तुम्हें कैसे पता? तभी उसके पीछे वो गंजा आता है एंड वो हंसते हुए बोलता है कि क्योंकि वो बर्ड मेरा है और वो मैं लेने के लिए आया हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो गंजा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हे लड़के, वो बर्ड मुझे जल्द से वापस दे दो वरना तुम बहुत ज़्यादा ही बड़ी ट्रबल में घुस जाओगे। ये बात सुनने के बाद लूली बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि आराम से रहो, पहले मैं घर पे जाता हूँ और वेरीफाई करता हूँ कुछ चीज़ें, और मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ तुम्हारी है तो मैं तुम्हें वो चीज़ वापस दे दूंगा। तभी जो गुंडे का दोस्त होता है वो गुंडे के कान में कहता है कि ब्रदर हूँ, देखो उसके पीछे जो लड़की है वो कितना सुंदर है। उन्हें देखने के बाद तो जो वो गुंडा होता है उसकी भी राल टपकने लग जाती है एंड वो बोलते हैं कि हाँ लड़कियाँ तो सुंदर है। तभी वो लू को रुकता है एंड वो पीछे से बोलता है कि हे लड़के रुको यहीं पर। तभी लू बोलता है कि आखिर अब क्या हो गया? तभी वो गुंडा बोलता है कि जो ये 3 लड़कियाँ तुम्हारे पीछे हैं उसे हमारे साथ छोड़ दो एक दिन के लिए, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा क्योंकि तुम्हारी बिल्ली ने सबसे पहले हमारी चीज़ को चुराया है। आखिर ये प्लान कैसा है? तभी ये बात सुनने के बाद लू बोलता है कि पहली बात, मेरी बिल्ली ने कोई भी चोरी नहीं करी है, और दूसरी बात, ये दोनों मैटर अलग अलग है, तुम इन दोनों को एक साथ क्यों लेके आ रहे हो? और जो तुमने मुझसे बात कही है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर सन्नाटा हो जाता है। फिर वे गुंडे लोग हंसने लग जाते हैं एंड वो हंसते हुए बोलते हैं कि तुम तो यार मुझे हंसी से मार डालोगे, आखिर तुम्हें मेरी टोन पसंद नहीं आई, तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ बिल्लू बदमाश, और बिल्लू बदमाश का जब नाम चलता है ना तो अच्छे अच्छे अपनी पैंट में मूत देते हैं, और तुझे लग रहा है कि तू मेरे सामने हीरो बन सकता है।
ये बात सुनने के बाद जो लू होता है वो बोलता है कि अच्छा तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम बिल्लू बदमाश हो, पर तुम्हें पता नहीं है बदमाशी से भी एक चीज़ ऊपर होती है, वो होते हैं कानून, और यहाँ पर कानून चलते हैं। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इन स्टूडेंट के सामने अपनी जो चाहो वो चला सकते हो क्योंकि उन्हें कानून नहीं पता है, बट तुम यहाँ पर गलत हो। मुझे कानून के बारे में सब पता है, और साथ में मुझे ये भी पता है कि तेरे हड्डियों में कितना दम है और कौन से वीक पॉइंट्स है जहाँ पर मैं मारने से तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ सकता हूँ। और इस चीज़ के बारे में हुआ यू तुम्हें भी पता है ना। हुआ यू बोलते कि हाँ मुझे पता तो है। सबसे पहले तो वो हाथ के वहाँ होते हैं, तभी जैसे वो उस चीज़ का नाम लेती है लू उस पर हमला करता है, बिल्लू बदमाश का हाथ तोड़ देता है। बिल्लू बदमाश डर के मारे चिल्ला रहा होता है, वो बोलता है आखिर तुमने मेरे हाथ के साथ क्या करा, ये वर्क नहीं कर रहा है। तभी जो लू होता है वो बोलता है कि चलो तुमने पहला पॉइंट तो सही बताया, अब मुझे बताओ कि मैं कैसे इस बिल्लू बदमाश को बेहोश कर सकता हूँ एक ही टेक्निक के साथ। तभी ये बात सुनते ही हायू बोलती है कि आप इसके हार्ट पे हमला कर सकते हो, और जो लू होता है वो ऐसा ही करते है। वो उसके निपलों के पास एक इमेजिनरी लाइन इकट्ठी करता हुआ उसके हार्ट पे मारता है, जिसकी वजह से जो बिल्लू बदमाश होता है वो जमीन पे गिर जाता है और बेहोश भी हो जाता है। बिल्लू बदमाश की ये हालत देखने के बाद उसके साथी हैरान होते हैं एंड वो बोलते हैं कि आखिर इसके साथ क्या हो गया। तभी जो बिल्लू बदमाश का साथी होता है वो बोलता है कि आखिर तुमने मेरे बिल्लू बदमाश के साथ क्या करा है। लू बोलता है कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा है, बस मैंने एक एक्यूपंक्चर्स पे मारा है। ये बात सुनने के बाद वे सभी लोग बोलते हैं कि क्या हम बच्चे समझ रखे हैं जो तुम हमारे सामने एक्यूपंक्चर जैसी बकवास चीज़ें बोल जाओगे और हमें लगेगा कि तुम सच बोल रहे हो। आखिर तुमने कौन से नशे का इस्तेमाल कर रहा है हमारे बॉस को गिराने के लिए। भाइयों किसका इंतजार कर रहे हो, सन ऑफ सरदार का नाम लो और एक साथ हमला करने के लिए बढ़ो। ये बात सुनने के बाद जो लू होता है वो बोलता है कि एक ग्रुप जो कि 4-5 लोगों से भरा पड़ा है और वो सारे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और वो मुझ पर हमला करने के लिए बढ़ रहे हैं, ऐसे टाइम पर शायद मैं फाइट बैक कर सकता हूँ क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस के अंदर आएगा। फिर वो एक बंदे का हाथ पकड़ता है, उसकी कलाइयों को मोड़ देता है, उसकी चिटिया कलाइया कर देता है एंड वो बोलता है कि ये है न्यूटन के लॉ और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम मेरे सामने सिर्फ नूब हो। फिर उसके बाद एक और गुंडा लू के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। लू उसके रास्ते से हट जाता है और लू बोलता है कि जो तुम्हारी टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और आसानी से कोई भी पता लगा सकता है कि तुम कहाँ से हमला कर रहे हो। फिर लू उसकी एल्बो पे मारता है जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर लू अपनी एक कोनी उसके पेट में मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है। तभी पीछे से एक बंदा हमला करने के लिए बढ़ता है एंड वो बोलता है कि मेरा मुक्का खाओ और तुम अपनी हार मान लो। तभी लू उसके अटैक से बचता है एंड वो बोलता है कि जब तुम मुझ पे स्नेक अटैक करने के लिए आ रहे हो तो एटलीस्ट आवाज़ तो नहीं करनी चाहिए। और फिर वो उसकी घुटनों पर एक कौनी मारता है जिसकी वजह से उसके घुटने जमीन पर गिर जाते हैं। एंड लू बोलता है कि जब तुम किसी पे भी हमला करते हो वो भी छुप कर तो तुम्हें शांत रहना होता है, बट देखो तुम शोर शराबा करने के लिए बढ़ रहे थे जो कि एक बेवकूफ़ी है। तभी लू पीछे की तरफ मुड़ता है एंड वो बोलता है क्या तुम मुझसे अभी फाइट करना चाहते हो। बिल्लू बदमाश का साथी होता है, वो बोलता है कि नहीं मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं बिग ब्रदर के साथ फाइट कर सकूँ, प्लीज़ वो हमें छोड़ दो। लू उसके कंधे पे हाथ रखता है एंड वो बोलता है कि अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा जिसे तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो फ्यूचर के अंदर तुम कभी भी किसी के साथ भी पंगा नहीं लोगे। ये बात सुनने के बाद वो गुंडा बोलता है जी सर हम ऐसा ही करेंगे, और वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। लू पीछे से बोल रहा होता है कि और हाँ पुलिस स्टेशन में बता देना कि तुमने क्या क्या कांड करे हैं। लू की सारी बहादुरी और उसकी कमाल की टीचिंग स्किल देखने के बाद वो तीनों लड़कियां उसके पास आने लग जाते हैं। ये बोलती है कि सच में आप तो कमाल के हो टीचर, आप पहले जैसे ही हो, आप फाइट करते करते भी हमें कुछ सिखा रहे थे, तो कमाल का था। और जो जैंग होती है वो बोलती है कि हाँ टीचर आपने तो कमाल कर दिया, खासकर वो जो आपके फाइटिंग स्किल्स थी वो तो कमाल की थी। ये बात सुनने के बाद लू बोलता है कि आखिर तुमने इस इंसिडेंट से क्या सीखा। ये बात सुनने के बाद वो तीनों चुप खड़े होते हैं और जो ये होती है वो बोलती है कि मैंने तो ये सीखा कि हम अपने एक्यूपेंचर पे हमला करके आसानी से कोई भी फाइट जीत सकते हैं। लू बोलता है कि बिल्कुल गलत, मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता था तुम्हारे पास कितनी भी स्किल्स क्यों ना हो तुम्हें रेकलेसली हमला नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसे हमला करती हो तो तुम ऐसे हमला कर रही हो जैसे कि तुम किसी बीत पे सर मार रही हो, जिससे तुम्हारा ही नुकसान है। इसलिए हमेशा अपने ओपोनेंट को जानो कि वो क्या कर सकता है और उस हिसाब से अपने प्लान बनाओ। चलो बहुत होगी टीचिंग, चलो मेरे घर पे चलते हैं कुछ खाना खाने के लिए। और वैसे ग्रैंड में वो कहाँ पर चलेगी। तभी वे बताते हैं कि ग्रैंड में वो तो मदद मांगने के लिए गए थे। और फिर वे लू के घर के अंदर आ जाते हैं। लू बोलता है कि इसे अपना ही घर समझो और कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना लेता हूँ। और वहाँ पर डोरेमोन भी होता है जो म्याऊं म्याऊं कर रहा होता है। डोरेमोन को देखने के बाद वे तीनों लड़के उसके पास जाते हैं। वो बोलते डोरेमोन तुम तो पहले से मोटे हो चुके हो, सच में तुम तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, आ जाओ हमारे पास आ जाओ।
पर डोरेमोन उनके हाथों से बचता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डोरेमोन होता है वो लू के पास पहुँच जाती है। लू के पास जाने के बाद वो अपनी क्यूटनेस दिखा रही होती है। लू से बोलते हैं कि तुम्हें तो आज मुझ पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, और ये सब कुछ देखने के बाद वे तीनों लड़की अनोई हो रही होती है क्योंकि डोरेमोन उसके पास बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। फिर जो लू होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई बर्ड है, चलो मुझे वो दिखाओ। और उसके बाद लिटिल जो डोरेमोन होती है वो एक बर्ड को लेके आती है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। बाकी लड़की उसे टच करने की कोशिश करते पर वो बर्ड उनके पास जाता नहीं है और डोरेमोन भी उसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। लू उसे अपने पास बुलाता है तो बर्ड होता है वो अपने आप उड़ के पहुंच जाता है और लू उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये फिनिक्स है। फिनिक्स का नाम सुनने के बाद वे लड़कियां हैरान होती हैं कि भाई फिनिक्स कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं और वो दिखने में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। पर लू ने क्लियर करता है कि जो फिनिक्स होता है वो बचपन में ऐसा ही दिखता है क्यूट सा, और ये फिनिक्स ही है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं बिल्लू बदमाश को जो कि बेहोश होता है और उसे उठाता है उसका बॉस, जो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाया, फिनिक्स को उनके पास लेके नहीं आ पाया, जिसकी वजह से जो बिल्लू बदमाश होता है वो अपने बॉस के सामने झुक रहा होता है, माफ़ी मांग रहा होता है और उससे एक मौका और मांग रहा होता है ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। बट उसका बॉस उसे मना कर देता है एंड वो बोलता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुमसे अच्छा तो मैं किसी कुत्ते को पाल देता, और ऐसे करके वो धमका रहा होता है और अपने साथियों को कहते हैं कि तुम्हारा लास्ट चांस है अपने मिशन को कंप्लीट करने का। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बॉस के जाने के बाद बिल्लू बदमाश और उसकी जो गैंग होती है वो कुछ प्लानिंग बनाते हैं जिससे वो लू को पकड़वा सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकली फाइट में तो उससे जीत नहीं सकते, तो उसने कोई तिकड़म लगाई है एंड वो चीज़ हमें बताई नहीं जाती और वो हम आगे देखेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर जहाँ पर लू होता है वो जैंग को पढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ पर जो वहाँ का सेंटर का बॉस होता है वो आ जाता है एंड वो बोलता है कि लू ये तुमने क्या कर दिया, पुलिस यहाँ पर आई हुई है। पुलिस का नाम सुनने के बाद वे दोनों भी हैरान होते हैं और जो उसका बॉस होता है वो तो लू भी गुस्सा हो रहा था कि अब उसने क्या कांड कर दिया। तभी हम लोग देखते हैं कि पुलिस आई होती है, साथ में बिल्लू बदमाश की गैंग होती है और बिल्लू बदमाश की गैंग ने पुलिस का साथ लिया है लू को फंसवाने के लिए एंड वो उस पर इल्जाम लगाते कि उसने उसके बर्ड को चुराया है और वो वापस नहीं दे रहा है। और ये बात सुनने के बाद जो जैंग होते हैं गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम क्या कह रहे हो कि हमने तुम्हारा कुछ सामान चुराया, बल्कि तुम तो इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो, वो नहीं बताओगे। पर जो पुलिस वाला वो यहाँ पर किसी की कुछ भी नहीं सुनता और वो लू को अरेस्ट करने के लिए बोलता है और पीछे से जो बिल्लू बदमाश वाले लोग होते हैं वो मजे ले रहे होते हैं और यहाँ पर लू भी कोऑपरेट करता है एंड वो बोलता है कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है एंड इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सरेंडर कर देगा एंड वो पुलिस वालों के साथ चला भी जाता है। और जो जैंग होती है वो पीछे से देखती रह जाती है। तभी वो अपना फ़ोन मिलाती है और जितने भी उसके पास हाईली कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके पास फ़ोन मिलाने लग जाती है एंड उसे सारी सिचुएशन बताती है कि कैसे जो उसके टीचर है वो पकड़े जा चुके हैं और अब उन्हें आध घंटे में छुड़ाना पड़ेगा। जैंग की कंपनी में जितने भी लोग होते हैं वो सारा काम छोड़कर सिर्फ लू को बचाने के लिए लग जाते हैं एंड एक हाईली इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। और जो जैंग होते हैं वो पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाती है और जो उसकी सेक्रेटरी होती है जैंग की वो भी अपने कुछ साथियों को पुलिस स्टेशन की तरफ भेज रही होती है, जिसकी वजह से हर जगह पर हड़बड़ाहट हो जाती है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में बिल्लू बदमाश की गैंग को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर उनका प्लान क्या है। असल में उन्होंने एक फेक वीडियो बनाई है लू की जिसके अंदर वो बर्ड को कैद कर रहा है एक नेशनल पार्क के अंदर जहाँ पर जानवरों को पकड़ना इलीगल है। और ये वीडियो इतनी ज़्यादा हाईली एडिट होती है कि कोई भी सॉफ्टवेयर उसे पकड़ नहीं पाएगा एंड वो साथ में पुलिस वाले के बारे में ये बात करते हैं कि ये पुलिस वाला इतना ज़्यादा सरदर्द है कि ये किसी की बात भी नहीं सुनता जब इसे सबूत मिल जाते हैं और ये किसी भी क्रिमिनल को छोड़ता नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन रूम को देखते हैं जहाँ पर जो ऑफिसर माँ होता है वो लू के सामने आता है एंड वो बोलता है कि हम तुम्हें इसलिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि तुमने एक इलीगल जगह पर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करी है एंड वो साथ में बोलता है कि हमारे पास वीडियो प्रूफ भी है कि सब कुछ तुमने करा है। लू से मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। तो जो ऑफिसर माँ होता है वो बोलता है कि हाँ हमें पता है कि हर जो चोर होता है वो यही बोलता है कि उसने चोरी नहीं करी और उसे सबूत भी दिखा देता है। उस पूरी वीडियो को देखने के बाद लू मना कर देता है कि वो ये बंदा नहीं है एंड ये सारे वीडियोस फेक हैं। ये बात सुनने के बाद जो ऑफिसर माँ होता है वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने खुद इन वीडियोस को इन्वेस्टिगेट करवाया है और ये सारी ऑथेंटिक लग रही है। ये बात सुनने के बाद जो लू होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर ने कोई गलती करी होगी क्योंकि ये बंदा तो मैं नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले को गुस्सा हो रहा होता है एंड वो उस पर गुस्सा उतारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर साथ में जैंग और उसका सेक्रेटरी आ जाता है। जैंग भागती हुई लू के पास जाती है एंड वो बोलते हैं कि टीचर आप ठीक हो या नहीं। और जो डिप्टी ऑफिसर होता है वो अपने ऑफिसर के ऊपर चिल्लाने लग जाता है एंड वो बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन को बिना सबूत के कैसे ला सकते हो। तभी जो ऑफिसर होता है वो समझाने लग जाता है कि उसके पास सबूत है, बट जो डिप्टी ऑफिसर होता है वो उसे चुप करवा देता है एंड वो लू के सामने माफ़ी मांगता है कि उसके ऑफिसर की सारी गलती है
बट लू यहाँ पर अच्छा मानते हुए बोलता है कि यहाँ पर ऑफिसर की कोई गलती नहीं है, उसके पास सबूत है, इसलिए वो मुझे पकड़ रहा है। और इस वीडियो में तुम देख सकते हो कि मैंने ये सब कुछ करा है। ये बात सुनने के बाद जैंग बोलते हैं कि क्या टीचर सच में आपने ये सब कुछ करा है? तो लू मना कर देता है कि ये सब कुछ मैंने तो नहीं करा है, बट ये वीडियो फेक है। बट ऑफिसर अभी भी बोल रहा होता है कि ये सब कुछ फेक नहीं हो सकता, मैंने खुद चेक करवाया है। ये बात सुनने के बाद डिप्टी कमिश्नर को गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से के साथ बोलता है कि क्या तुम हमारे पुलिस स्टेशन के लोड़े लगवाना चाहता है क्या? चुपचाप खड़ा रहे, क्यों फंसवा रहा है? बट लू उन्हें शांत करते हुए बोलता है कि मेरे पास कुछ प्रूफ है कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि वीडियो फेक है एंड इसके लिए मुझे इस वीडियो को जांच करवानी पड़ेगी। जैंग बोलते हैं कि मैं एक्सपर्ट को बुला लेती हूँ, बट उन्हें भी आने में 3 घंटे लग जाएंगे। लू बताता है कि उससे 3 घंटे की नहीं, सिर्फ 5 मिनट की जरूरत है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं एंड वो बोलते हैं कि यार कंप्यूटर को भी एनालाइज करने में 30 मिनट्स लग जाते हैं, आखिर तुम 5 मिनट में ऐसा कैसे करोगे? फिर जो लू होता है वो बताता है कि वो कंप्यूटर का काम भी जानता है एंड वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो बिना दिक्कत के वो आसानी से इसमें कमी निकाल सकता है। और ये बात सुनने के बाद बिल्लू बदमाश के मुंह भी पीले हो जाते हैं। फिर उसके बाद उस बंदे को बुलाया जाता है जिसने वीडियो को एनालाइज करा था एंड वो बोलता है कि कौन मेरी रिसर्च को गलत बता रहा है एंड वो लू के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि वो यहाँ पर सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। एंड जो बिल्लू बदमाश होता है वो पीछे उसका सपोर्ट करते हुए बोलता है कि हाँ, यहाँ पर ये सारे फैक्ट्स को बदलना चाहते हैं क्योंकि इसके पास अच्छी सिफारिश है। ये बात सुनने के बाद लू बोलता है कि मेरे पास प्रूफ है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हंसने लग जाते हैं कि इसने अपनी आंखों से कुछ कमी निकाल दिया जो हमारे कंप्यूटर भी नहीं निकाल पा रहे। फिर जो लू होता है वो बोलता है कि इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये वीडियो को ध्यान से देखते हैं बट उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। लू बोलता है कि शायद तुम देख नहीं पाए, चलो मैं तुम्हारे लिए वीडियो को स्लो कर देता हूँ। जैसे वो वीडियो को स्लो करते हैं तो उसे एक फ्रेम रेट में दिखता है कि जिस बंदे ने असल में ये बर्ड को चोरी करने की कोशिश करी थी उसकी असली शक्ल दिखने लग जाती है और ये और कोई नहीं बिल्लू बदमाश होता है। ये देखने के बाद पुलिस वाले भी हैरान होते हैं एंड वो सभी लोग बिल्लू बदमाश को देखने लग जाते हैं कि ये सारी गड़बड़ उसने करी है। बिल्लू बदमाश सबसे पहले तो मना करता है कि ये सब कुछ उसने नहीं करा, बट पुलिस वाले को अपनी गलती समझ में आ जाती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा दुख में होता है। लू बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बट तुम काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर पे भरोसा करते हो ना कि अपनी आंखों पे, और ये बिल्कुल ही ऐसा ही है कि तुम नॉलेज होते हुए भी कुछ भी सवाल नहीं पूछ रहे हो। एंड वो बोलता है कि आगे से तुम ध्यान रखना। ये बात सुनने के बाद उस पुलिस वाले को लू के अंदर एक टीचर दिखाई दे रहा होता है एंड वो बोलता है जी टीचर, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। और जो बिल्लू बदमाश होता है अब वो पूरी तरह से फंस चुका होता है। पुलिस वाले उसके आसपास आ रहे होते हैं, तभी बिल्लू बदमाश हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है एंड वो अपने घुटनों पर आ जाता है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ से अपने बॉस के पास गया तो वो मुझे ज़रूर जान से मार देगा, इससे अच्छा होगा कि मैं पुलिस स्टेशन में पकड़ा जाऊँ। और ये सारे प्लान को ना जानते हुए बिल्लू बदमाश के जो गैंग वाले बंदे होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे बॉस इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो हमारे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और यहाँ पर बिल्लू बदमाश पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिल्लू बदमाश को पकड़कर पुलिस वाले लेके जा रहे होते हैं और जो ऑफिसर होते हैं वो अभी माफ़ी मांग रहे होते हैं लू से कि उनकी गलती की वजह से उन्हें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। एंड वो लू से पूछते भी आखिर उसे कैसे पता चला कि ये सारी कमी है इस वीडियो के अंदर। तो लू बताता है कि उसकी आंखें इतना तेज़ है बचपन से ही कि वो आसानी से इन सारी चीज़ों को पता लगा सकते हैं। और ये सोचने के बाद तो वो सभी हैरान होते हैं क्योंकि लू बिल्कुल कंप्यूटर की तरह एनालाइज कर सकता है। और यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे का शुक्रिया करते हैं जो भी उन्होंने मदद करी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा हीरो पुलिस स्टेशन से बच जाता है। एंड जैसे ही वो पुलिस स्टेशन के बाहर जाता है उसकी जो 2 डिसेबल होती हैं ये और हुआयू उसका वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि हमें सुनने में आया कि आप पकड़े जा चुके थे पुलिस स्टेशन में, इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे और आपसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में आ गए। लू उनसे माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से उन्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ी। तो इसके कंपनसेट में वे खाना खाने के लिए जाते एक साथ। हीरो अपने डिसेबल के साथ मस्ती कर ही रहा होता है तो दूसरी तरफ अंधेरे में एक कल्टीवेटर को देखते हैं जिसके सामने बिल्लू बदमाश का बॉस होता है। जहाँ पर जो डार्क कल्टीवेटर होता है वो बोलता है कि तुम अपने मिशन में फेल हो चुके हो, है ना, और जो तुम्हारा एक साथी था वो भी पकड़ा जा चुका है। और इस मिस्टीरियस पर्सन के सामने जो बिल्लू बदमाश का बॉस होता है वो भी घुटनों पर आ जाता है एंड वो बोलता है कि बॉस मुझे एक और मौका दे दो। क्या इसका भी एक और बॉस है? खैर हमें स्टोरी में पता चलता है कि जो बिल्लू बदमाश का बॉस है वो इस कल्टीवेटर के लिए काम करता है और वो उसको एक फिनिश देने वाला था उस डार्क कल्टीवेटर को, ताकि जो डार्क कल्टीवेटर वो अपने बॉस को यानी कि अपने टीचर को वो फिनिक्स गिफ्ट दे सके उसके बर्थडे के ऊपर। अभी जो स्टोरी का फाइनल बॉस है वो हमें पता नहीं चला है, जहाँ पर जो डार्क कल्टीवेटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक मौका दूं, पर तुम्हें पता है ना मेरे जो टीचर है उनका बर्थडे आने वाला है और उस दिन मुझे गिफ्ट देना है और तुम अपने मिशन में 2 बार फेल हो चुके हो, आखिर मैं तुम्हें कैसे एक और मौका दे सकता हूँ। फिर वो अपने पालतू भेड़िए को बुलाता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जिसका नाम रिचर्ड होता है। रिचर्ड को वो हुक्म देता है कि वो इसे खा जाए
और वो यहाँ से बिल्लू बदमाश के बॉस का पत्ता साफ कर देता है। और जो डार्क कल्टीवेटर होता है वो डिसाइड करता है कि वो खुद मिलने जाएगा उस बंदे से जो उसका फीनिक्स उसे चुराना चाहता है। इसका मतलब वो लू से खुद मिलना चाहता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लू और उसकी गैंग यानी कि उसके फीमेल डिसेबल होती हैं वो साथ में वो खाना एंजॉय करते हैं और काफ़ी अच्छा मोमेंट चल रहा होता है। तभी ये होती है उनके बीच में से खड़ी होती है और वो बाहर की तरफ जाने लग जाती है और हमें पता नहीं चलता कि आखिर वो क्यों जा रही है। तभी वो बाहर आने के बाद अचानक बोलते हैं कि अब तुम बाहर आ सकते हो, तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही डार्क कल्टीवेटर होता है जो कि एक पेड़ के ऊपर खड़ा होता है। वो हैरान होता है कि कैसे ये ने उसे पता लगा लिया कि वो यहाँ पर है। तो ये बोलती है कि जो तुम्हारा किलिंग इंटेंट था वो मैं इतनी दूर से भी पहचान सकती हूँ, तो मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो डार्क कल्टीवेटर खुश हो जाता है एंड वो बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारी जुबान तो बहुत ज़्यादा चलती है, क्या तुम्हारे हाथ भी चलते हैं। और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें पहले ऐसे लगता है कि ये और जो डार्क कल्टीवेटर है वो बराबर के हैं और कहीं पर ये भी ज़्यादा हावी पड़ रही थी। बट जो हमारा ये ख्याल था वो थोड़ी देर में चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो डार्क कल्टीवेटर होता है वो ये के साथ खेल ही रहा होता है एंड वो एकदम अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए उसे आसानी से हराने लग जाता है, जिसकी वजह से ये कोई प्रॉब्लम हो रही होती है। और ये को भी समझ में आ जाता है कि ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि यहाँ तक तो कोई आम इंसान ये के हाथों से मारा जाता, बट वो अब तक खड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी लग रहा है। जहाँ पर डार्क कल्टीवेटर ये बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर तुम एक कल्टीवेटर के सामने कुछ भी नहीं हो सिवाय एक चींटी के, और आज के दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड वो अपनी और पावर को बढ़ाता हुआ ये की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद जो ये होती है वो बचने की कोशिश कर रही होती है उस डार्क कल्टीवेटर के अटैक से, बट जो डार्क कल्टीवेटर होता है वो एक के बाद एक किलिंग मूव कर रहा होता है जिससे ये की बुरी हालत हो जाती है एंड वो बिल्कुल मरने वाली होती है। और जो डार्क कल्टीवेटर होता है वो अपना फाइनल अटैक मारने वाला होता है, तभी उसके अटैक को कोई रोक लेता है और ये लू होता है। लू यहाँ पर ये को बचाने के लिए आ जाता है एंड वो उसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि रात का टाइम है और हमारे पड़ोसी सो रहे हैं, अगर तुम्हारे शोर शराबे की वजह से वो उठ गए तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद डार्क कल्टीवेटर बोलता है कि अपनी बकवास बंद कर और उसके ऊपर दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है, बट जो लू होता है वो बड़ी आसानी से उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड जो डार्क कल्टीवेटर होता है वो अपना हाथ भी छुड़वा नहीं पा रहा होता है। तभी वो अपने दूसरे हाथ से भी हमला करता है बट लू उसके हाथ को भी पकड़ लेता है और जितनी भी ज़्यादा कोशिश कर ले डार्क कल्टीवेटर वो अपने हाथों को छुड़वा ही नहीं पा रहा होता है। और लू बोलता है कि अगर तुम अपने हाथ छुड़वाना चाहते हो तो पहले मुझसे वादा करो कि तुम बात करोगे ना कि लड़ाई। तभी जो डार्क कल्टीवेटर होता है वो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर डिमोनिक पावर डाल देता है, जिसकी वजह से लू को भी प्रॉब्लम होने लग जाती है एंड वो अपना सर पकड़ लेता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये सब कुछ डिमोनिक एनर्जी की वजह से हो रहा है। तभी वो अपने रीलम के अंदर यानी कि अपने मन के अंदर एक एंटिटी को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एंड उसे देखने के बाद वो बोलता है कि आखिर ये पर्सन कौन है और ये प्लेस कौन सी है और ये प्लेस मुझे देखी देखी क्यों लग रही है और ये बंदा इतना ज़्यादा सेम सेम क्यों लग रहा है। फिर लूली अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर कहीं और पाता है एंड उस प्लेस को देखकर वो बोलते हैं कि आखिर ये प्लेस कौन सी है और ये देखने में इतनी ज़्यादा फेमिलियर क्यों है। तब भी उसके सामने एक आइडेंटिटी खड़ा होता है और ये बिल्कुल ही लूली जैसा लग रहा होता है। तो लूली पूछता है आखिर तुम कौन, तुम मेरे जैसे कैसे लग रहे हो। तभी वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मैं तुम ही हूँ। ये बात सुनने के बाद लू भी हैरान होता है। फिर जो आइडेंटिटी होती है वो बताती है कि तुम अपनी कुछ पास्ट हिस्ट्री को भूल चुके हो कि तुम कौन और क्या थे, पर मैं तुम्हें आज से अच्छा ही बताने वाला हूँ। तुम लू थे जो कि होंग जून के साथ हमेशा रहते थे और तुमने करोड़ों बैटल्स के अंदर पार्टिसिपेट भी करा है और उसमें तुमने सबको जीत पाई है। तुम वो बंदे थे जो डिवाइन एग्लिजर भी रखता था। तुमने एक टाइम पर ड्रैगन्स को भी मारा है। तुम्हें सभी लोग एंसेस्टर ऑफ 10,000 इमोर्टल बोलते थे और सभी लोग तुम्हें सुप्रीम लॉर्ड के नाम से जानते थे और वे सभी लोग तुम्हारे सामने झुकते थे। अब तुम्हें कुछ याद आ रहा है। लू को थोड़ा थोड़ा याद आने लग जाता है उसकी सारी बातों से। फिर जो वो आइडेंटिटी होती है जो लू का पास्ट सेल्फ होता है वो बताता है कि आगे क्या हुआ वो तुम खुद ही देख लो। एक दिन जब लू अपनी लिमिट पे आ चुका था, वो बस और ज़्यादा ग्रो होने वाला था और इस दुनिया में जितना भी ग्रोथ होने वाली थी उससे ज़्यादा आगे जाने वाला था। बस वो एक आखिरी थंडर रेवोल्यूशन का वेट कर रहा था जिससे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड रियलम में पहुंच सकता था। तभी उसके ऊपर डिमोनिक एनर्जी हमला कर देती है और ये अटैक डीमन लॉर्ड वुतान ने करा था। वो उससे बोलता है कि मैंने डिवाइन एनर्जी के अंदर अपने आप को मिला दिया है, अब जैसे तुम इस थंडर रेवोल्यूशन को लोगे तो मैं भी तुम्हारे अंदर चला जाऊंगा और जब तुम ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जाओगे तो मेरी डिमोनिक एनर्जी भी वहाँ पर पहुँच जाएगी। अब तुम्हारे पास बचने का कोई भी तरीका नहीं है। लू बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो। आज के दिन मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा ताकि तुम मेरे साथ ह्यूमन वर्ल्ड में ना चले जाओ। ये बात सुनने के बाद तो जो डीमन लॉर्ड भी होता है वो भी हैरान होता है कि आखिर यहाँ पर लू क्या करने वाला है।
लू बोलता है कि अब देखो मैं क्या करूँगा, एंड वो अपनी सारी कल्टीवेशन को वहीं पर ख़त्म कर देता है। एंड वो गिरते हुए बोलता है कि अपनी करोड़ों सालों की कल्टीवेशन खोना सिर्फ ह्यूमंस को बचाने के लिए ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद से जो लू होता है अपनी याददाश्त भूला होता है। ये सारी बातें बताने के बाद जो उसका पार्ट सेल्फ होता है वो बोलता है कि अब तुम्हें कुछ याद आया। लू बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है और मैं सुप्रीम इमोर्टल लॉर्ड हूँ जो कि 10,000 साल तक जिया है। उसका पास्ट सेल्फ बोलता है कि हाँ ये सब कुछ सच है, अभी के टाइम पर तुम किसी से फाइट कर रहे हो और तुम थोड़ी बहुत ट्रबल में हो, तुम्हें अपने डिसेबल को बचाना पड़ेगा। लू बोलता है ठीक है उसे मैं देख लूंगा। बाहर की तरफ हम लोग देखते हैं कि जो ये होती है वो लोगों को उठाने की कोशिश कर रही होती है। पीछे से वो डार्क कल्टीवेटर बोल रहा होता है कि अब इस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं है, मैंने अपनी डेमोनिक एनर्जी उसके अंदर डाल दी है, अब जल्दी से वो फीनिक्स मुझे दे दो। और वो कैसे करके दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है, बट ये उसे रोकने की कोशिश करती है और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर ये की फिर से पिटाई होती है। वो उस डार्क कल्टीवेटर के सामने कुछ नहीं कर पाती। वो अपना एक स्पेशल अटैक भी करती है सासियन का, बट डार्क कल्टीवेटर के पास अपना एक बैरियर होता है जिसे वो नहीं तोड़ पाती और उसकी बुरी हालत होती है। और डार्क कल्टीवेटर फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स थे वो सारे तबाह कर देता है। तभी वहाँ पर जेंग और हुआयू भी आ जाते हैं और वे लू और ये को ढूंढते हुए आए थे। वो ये देखकर हैरान होते हैं कि यहाँ पर फाइटिंग चल रही है। तभी उन दोनों को देखने के बाद जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो अपने मन में बोलते हैं कि ये तो और भी ज़्यादा अच्छी लड़कियां हैं, ये काफ़ी अच्छा वेसल बन सकते हैं मेरे बॉस के लिए। एंड फिर वो लू की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारी नज़रें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और उन दोनों को भी वो एक साथ कैद करने के लिए बढ़ता है। तभी पीछे से लू उसे रोक लेता है एंड वो खड़े होते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो। एंड लू बोलता है कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें ज़्यादा वॉरी करते हुए। अब दोबारा फाइट स्टार्ट होने वाली थी लू उस डिमोनिक कल्टीवेटर की। डिमोनिक कल्टीवेटर हैरान होता है कि कैसे लू डिमोनिक एनर्जी से बच सकता है, क्योंकि वो तो उसके ब्रेन तक जा चुकी थी। तभी लू से बताता है कि जो तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, वो मेरा कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं सकती। ये बात सुनने के बाद डिमोनिक कल्टीवेटर हैरान होता है। फिर लू बोलता है कि अब बारी आ चुकी है तुम्हें मारने की, और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास 107 तरीके हैं डिमोनिक कल्टीवेटर को मारने के, और उनमें से आज एक तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। फिर वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे वो एक लोटस के ऊपर चलता हुआ ऊपर हवा में चला जाता है। एंड फिर वो अपनी पावर से एक स्वॉर्ड को वहाँ पर ले आता है और उस स्वॉर्ड से एक हमला करता है, जिसकी वजह से आकाश से एक बिजली पड़ती है उस डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। एंड वो बोलता है कि अब तुम्हारी डिमोनिक कल्टीवेशन वो सारी धीरे धीरे करके तबाह होने लग जाएगी। ये सब कुछ देखने के बाद वे तीनों हैरान होते हैं और वायु बोलती है कि क्या आप अभी भी हमारे टीचर हो ना। तभी लू बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा टीचर ही हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। जैंग बोलती है कि क्या आपकी याददाश्त वापस आ गई। लू बताता है कि हाँ उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, घर के अंदर चलते ताकि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूँ आखिर यहाँ पर क्या हुआ। घर पे जाने के बाद लू उन तीनों को बताता है कि आखिर कैसे वो कौन है और उसकी याददाश्त कैसे गायब हुई थी। ये बात सुनने के बाद वे सभी लोग हैरान होते हैं कि जो उनका टीचर है वो एक इमोर्टल है, एंड वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। फिर वे बोलते हैं कि अब आप क्या करना चाहते हो। तो लू बताता है कि अब मैं अपनी जो कल्टीवेशन है उसे दोबारा रीगेन करना चाहता हूँ ताकि मैं इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाकर उस डीमन से फाइट कर सकूँ, क्योंकि मेरी जाने की वजह से इमोर्टल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो चुकी होगी और वो मुझे ठीक करनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे अपनी पावर को वापस लाना पड़ेगा क्योंकि मैं इस हालत में उनसे नहीं लड़ सकता। ये बातें सुनने के बाद वे तीनों डिसाइड करती हैं कि वो भी कल्टीवेशन सीखना चाहती है ताकि वो अपने टीचर लू की मदद कर सके उसकी आने वाली फाइट्स के अंदर। ये बात सुनने के बाद लू बोलते हैं कि ठीक है तुम मेरी मदद कर सकते हो, बट तुम्हें उससे पहले कल्टीवेशन को सीखना पड़ेगा। और कल्टीवेशन सीखने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है जो तुम्हें चाहिए होगा वो होगी ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग प्लान बनाने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो वो तीनों सोचते हैं क्या कि उन्हें कितना टाइम चाहिए होगा मनाने के लिए, 1 महीना, 2 महीना या 1 साल या कई साल। तो लू बोलता है कि सिर्फ उसे 1 रात की जरूरत है एंड कल सुबह से उसे वो कल्टीवेशन सिखाना स्टार्ट कर देगा। एंड ये कहकर लू वहाँ से जाने लग जाता है। सुबह के टाइम पर वे तीनों रेडी होते हैं अपनी कल्टीवेशन सीखने के लिए और लू वहाँ पर आ जाता है। एंड वो बोलता है कि मैं तुम तीनों के लिए सोच लिया है कि आखिर तुम्हें क्या क्या सिखाना है। ये को वो बोलता है कि तुम्हें सीखना पड़ेगा दाव मार्शल आर्ट वाली, जिससे तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हो। फिर वो हुआयू को बोलता है कि तुम्हें दाव सीखना पड़ेगा मेडिसिन आर्ट का, और जो जैंग होती है उसे वो सिखाता है दाव ऑफ बिजनेस और दाव ऑफ कैलकुलेशन। जैंग को वो 2 इसलिए सिखा रहा है क्योंकि जो दाव ऑफ वेल्थ है यानी कि बिजनेस वाला वो थोड़ा कम ग्रो हो सकता है आगे फ्यूचर के अंदर, इसलिए उसे वो पहले से 2 सिखा रहा है। फिर जो लू होता है वो बोलता है कि इन तीनों को सीखने से पहले तुम्हें एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी, वो है बॉडी रिफाइनमेंट। बॉडी रिफाइनमेंट के बारे में वो समझाता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम सिर्फ एनर्जी को फील कर सकते हैं,
बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करना कम कर देते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी रिफाइनमेंट होती है वो धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती है। बट हम कुछ एक्सरसाइज करके उसे दोबारा रीओपन कर सकते हैं, और आज मैं तुमसे वही एक्सरसाइज करवाऊंगा ताकि तुम अपनी बॉडी रिफाइनमेंट को खोल सको, ताकि तुम आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सको और उसे ऑब्जॉर्व कर सको। फिर उसके बाद जो लू होता है उनकी प्रैक्टिस करवाने लग जाता है, जिसके अंदर बॉडी स्ट्रेचिंग हो रही होती है, जिसमें जैंग को तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो इतने अच्छे से फिजिकली फिट नहीं होती है। वो हर टाइम बिजनेस का काम करती है इसकी वजह से। जहाँ पर जो लू होता है वो ये को बोलता है कि जाओ जैंग की मदद कर दो, एंड वो उसकी मदद करने के लिए जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी हो रही होती है। तभी जो ग्रैंड माँ वू होती है उसकी पोती वहाँ पर आती है एंड वो बोलती है कि ये सिस्टर्स क्या कर रही हैं। तभी वहाँ पर लू उसे बताता है कि यहाँ पर वो उनकी एक्सरसाइज करवा रहा है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और वहाँ पर वे तीनों लड़कियाँ भी उस मिलने लग जाती है, बट लू उसे डांटते हुए बोलता है कि तुम्हें एक्सरसाइज भी करनी है। और वो तीनों परेशान होते हैं कि सिर्फ उनसे सिर्फ एक्सरसाइज ही करवाई जा रही है, उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा है। एंड ग्रैंडमा वू की जो पोती होती है वो भी बोलते हैं कि भाई आप कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हो इनके ऊपर, थोड़ा रहम कर दो। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लू की ट्रेनिंग होती है वो आगे बढ़ती है और उसके बाद वो माइंड ट्रेनिंग करवाने लग जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि अपनी 5 सेंसेस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसमें है देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्मेल करने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति और टच करने की शक्ति। इन सभी को तुम्हें फील करना पड़ेगा। उसके बाद तुम जब उस लेवल पहुंच जाओगे तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पाओगे। एंड वे तीनों ऐसा ही करते हैं एंड वे स्पिरिचुअल एनर्जी को फील भी करने लग जाते हैं। और वो स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि वो एकदम एयर जैसी होती है बट थोड़ी डिफरेंट होती है टेक्सचर में, बट उनकी बॉडी पे कुछ स्टिकी सा कुछ सामान लगा होता है। एंड वे ये देखकर हैरान होते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो लू ने समझाता है कि ये इंटॉक्सिसिटी है जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर थी, जो बाहर निकल रही है स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करने की वजह से। लू उन्हें टच करने के लिए जाता है बट वे तीनों शर्मा के बोलते हैं कि नहीं तुम हमें ऐसे टच नहीं कर सकते, और वो शर्मा के वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखने के बाद लू हैरान होता है। वो बोलते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या थी, बट अगला जो मेरा टारगेट होगा वो होगा डिमोनिक एनर्जी को यहाँ से रिमूव करने का, ताकि आसपास की जो डिमोनिक एनर्जी है मैं उसे रिमूव कर सकूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 दिन बाद जो आसपास की जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि लू उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है और जितनी भी आसपास में डिमोनिक एनर्जी होती है उन्हें भी वो रिमूव कर रहा होता है। हुआयू उसके पास आती है, उसे टच करने की कोशिश करती है क्योंकि लू ध्यान में होता है, बट तभी जो लू होता है अपनी आंखें खोल लेता है। वो बोलता है कि आखिर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था। ये देखने के बाद हुआयू हैरान होती है आखिर यहाँ पर क्या हो गया। एंड वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो कुछ मेडिसिन लाते हुए बोलती है कि जो आपने मेडिसिन मुझे लाने के लिए बोला था वो मैं ले आई हूँ, क्या ये सारी लो लेवल की मेडिसिन काम आ जाएगी हमारी कल्टीवेशन में। लू बोलता है कि अभी तुम छोटे लेवल पे हो तो ये चीज़ें भी काफ़ी होंगी। तभी वहाँ पर जैंग भी आ जाती है एंड वो बोलती है कि जो आपने फेगमेंटेड वाटर लोटस बोला था वो मुझे मिल चुका है, वो असल में वू सिटी की बाय फैमिली के पास है और हमारे पास एक ऐसा मौका भी है जिनसे हम उनसे ले भी सकते हैं। असल में जो उनके फादर है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, वो फिजिकली ठीक होने के बावजूद जो वो हमेशा सोते रहते हैं, जिसकी वजह से जो उसका बेटा है बाय फैमिली का वो अपने फादर को ठीक करने के लिए एक मीटिंग गैदर कर रहा है। जितने भी सारे डॉक्टर होते हैं वो वहाँ पर आने वाले हैं ताकि वो उन्हें ठीक कर सके। अगर हम उन्हें ठीक कर देते हैं तो हम कुछ भी चाहे उनसे ट्रेजर ले सकते हैं और उसके अंदर वो लोटस भी है। ये बात सुनने के बाद जो हुआयू होती है वो बोलती है कि पर उन्हें ठीक करना इतना ज़्यादा आसान नहीं हो, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और शायद मुझे डाउट है कि मैं भी उसे ठीक ना कर पाऊँ। पर लू बोलता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। चलो हम वहाँ पर चलते हैं। और हमारी जो हीरो की टीम होती है वो एक अलग मिशन पे निकल जाती है। फिर उसके बाद हम लोग वाई फैमिली का घर देखते हैं जहाँ पर वे सभी लोग पहुँच जाते हैं। तभी वो आगे जा ही रहे होते हैं तो उनके पास एक बंदा आता है जो कि यंग मास्टर यू होता है। यंग मास्टर यू जैंग को देखकर हैरान होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे साथ ये लोग कौन है। तभी जो जैंग होती है वो रूडली मना कर देती है एंड वो बोलते हैं तुम्हें इससे क्या मतलब, हम कुछ भी करें। एंड वो ये भी बताती है कि ये बंदा मुझ में इंटरेस्टेड है और इसने मुझे पहले प्रपोज भी करा है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कन्वर्सेशन चल ही रही होती है जहाँ पर यंग मास्टर ये उसे बताता है कि वो यहाँ पर वो फैमिली के ओल्ड मैन को ठीक करने के लिए आया है और उसके लिए वो यहाँ पर एक स्पेशल डॉक्टर को भी लेके आया है जो कि डिसेंडेंट है सन फैमिली का, और सन फैमिली मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ही फेमस है। एंड वो जैंग से पूछता भी आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है और यहाँ पर वो हुआयू को भी पहचान जाता है कि वो पेविलियन की मास्टर है। बट वो लू को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये बंदा कौन है। तो जैंग बताती है कि ये मेरे टीचर है और लू अपना इंट्रोडक्शन भी देता है बट काफ़ी रूट तरीके से,
जिसकी वजह से यंग मास्टर ये को गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि एक जैसा टीचर यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे बाहर निकाल लो। बट जैंग बीच में आकर उसे बचा लेती है एंड वो बोलती है कि ये मेरे वीआईपी गेस्ट हैं और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो इन्हें यहाँ से बाहर निकाल सके। ये देखकर यंग मास्टर ये को भी गुस्सा आता है और ये की हरकतें देखकर ये को गुस्सा आ रहा होता है एंड वो बोलती है कि मैं इस यंग मास्टर को पीट डालूंगी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपने डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि सन फैमिली का होता है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी होता है मेडिकल फील्ड के अंदर। उसे देखने के बाद लू होता है, वो बोलता है आखिर तुम कौन सी वाली मेडिकल पढ़ाई कर रहे हो, एंड वो 2 टेक्निक का नाम भी बोल रहा होता है। और ये सारी बातें सन फैमिली की सीक्रेट होती है। ये देखकर वो डॉक्टर भी हैरान, आखिर लू को इतना सब कुछ कैसे पता है उसकी फैमिली के बारे में। और लू को ये सब कुछ इसलिए पता होता है क्योंकि जो सन फैमिली का एंसेस्टर था उसको ये सारी टेक्निक लू ने सिखाया था पास्ट के अंदर। फिर थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन करने के बाद वे सभी लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बे फैमिली का जो करंट यंग मास्टर होता है वो सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है एंड वो बोलता है कि आज के दिन हम एक चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो मेरे फादर को ठीक करने का, और जो भी मेरे फादर को ठीक कर देगा उसे हमारी तरफ से ट्रेजर मिलेगा। और ये सारी रिपोर्ट्स हैं उनकी जो आप देख सकते हो। सभी डॉक्टर लोग देखने लग जाते हैं एंड कोई भी उसका इलाज ढूंढ नहीं पाता क्योंकि फिजिकली वो बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं बट पता नहीं क्यों वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। हमारी टीम भी ढूंढ रही होती है आखिर क्या कमी है जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तभी जो बाय फैमिली का यंग मास्टर होता है वो पर्सनली वायु से मिलने के लिए आता है क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम होती है मेडिकल फील्ड के अंदर, जहाँ पर वो जैंग का थैंक यू करता है क्योंकि जैंग की वजह से ही वायु यहाँ पर आई थी। एंड वो बोलता है कि मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार मेरे फादर को देख लो, अगर आप देख लो तो शायद वो ठीक भी हो जाए क्योंकि आपका नाम मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। वायु बोलते ठीक है हम उसे देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा इनकाउंटर फिर से यंग मास्टर यू के साथ होता है जहाँ पर वो अभी भी अपने डॉक्टर की तारीफ कर रहा होता है। वो बोलता है कि मेरा डॉक्टर ही सब कुछ ठीक कर सकता है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जो सन फैमिली का डिसेंडेंट होता है वो भी बोलता है कि हाँ ऐसी कोई बीमारी नहीं जो हमारी सन फैमिली ठीक ना कर सके। ये बात सुनने के बाद लू को अब फाइनली गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो वो तुम्हारा एंसेस्टर भी नहीं करता था। जितना मुझे याद है जो तुम्हारे एंसेस्टर थे वो जिंदगी भर दूसरों की सेवा करने के बावजूद सारी ट्रीटमेंट को नहीं कर पाते थे। उन्होंने खुद ये बात एडमिट करी है। ये बात सुनने के बाद उस डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है जो सन फैमिली से होता है। वो बोलता है आखिर तुम मेरी फैमिली के बारे में ऐसा कैसे बकवास कर सकते हो। मेरे जो फैमिली के एंसेस्टर थे उन्हें डिवाइन गॉड कहा गया है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और तुम कह रहे हो कि वो सारी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। लू बोलता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ और तुम सिर्फ यहाँ पे बकवास कर रहे हो। जिसके बाद उन दोनों की आपस में लड़ाई होने वाली होती है बस तभी बीच में बाय फैमिली का यंग मास्टर आ जाता है एंड वो बोलता है कि आप दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्यों ना हम दोनों ये देख लें कि दोनों में से जो भी मेरे फादर को ठीक करेगा वही विजेता होगा। एंड वे दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी बाय फैमिली के ओल्ड मास्टर को ठीक करेगा वही बेस्ट डॉक्टर होगा, और उन दोनों का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। फिर वे दोनों पर्सनली ओपीडी में जाते हैं ओल्ड मास्टर को देखने के लिए, जहाँ पर सबसे पहले वो सन फैमिली का डॉक्टर और वायु जाती है चेकअप करने के लिए। वायु कुछ भी पता नहीं लगा पाती आखिर क्या प्रॉब्लम है, और उन्हें कुछ अजीब तो महसूस होता है कि वहाँ से बहुत स्वीटनेस वाली स्मेल आ रही होती है। एंड वे एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं आखिर ये कैसी स्मेल है। बट लू को कुछ पता चलता है जो हमें अभी बताया नहीं जाता। वायु अपनी सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद लू के पास आती है एंड उसे बताती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। पता नहीं क्यों वो कोमा से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनकी फिजिकली बॉडी ठीक है, उनकी पल्सेस ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं पता नहीं लगा पाया। लू बोलता है कि असल में जो उसकी प्रॉब्लम है वो उसकी बॉडी के अंदर नहीं है बल्कि एक बाहर का सोर्स है जिसे तुम पता नहीं लगा सकते अभी के टाइम पर। तभी उन सारे की बातें सुनने के बाद यंग मास्टर यू भी बीच में आ जाता है एंड वो बोलता है कि क्या जो प्रेविलियन की हेड मास्टर है वो भी बीमारी को पता नहीं लगा पाई, क्या वो भी फेल हो सकती है। एंड ये बातें सुनने के बाद ऑब्वियसली हमारी हीरो की टीम को गुस्सा आ रहा होता है। तभी जो यंग मास्टर यू होता है वो बोलता है कि देखो हमारे डॉक्टर सन ने तो बीमारी का पता भी लगा लिया और उसके लिए इलाज भी लिख दिया है। एंड वो इलाज की जो स्लिप होता है वो बे फैमिली के यंग मास्टर को दे देता है। एंड वो बोलता है कि अगर तुम इस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हो तो आधे दिन के अंदर वो खड़े हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद जो बे फैमिली का यंग मास्टर होता है वो बोलते हैं क्या मुझे सारा सामान लाना पड़ेगा, और उन सामान की जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनको सुनने के बाद जो लू होता है वो बोलते हैं कि तुम ये सारी दवाइयाँ इस ओल्ड मैन को देने की सोच रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर सन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो वापस आने लग जाता है, बट इसके बाद जो प्रॉब्लम खड़ी होती है बॉडी के अंदर
उसके बारे में क्या तुम भूल चुके हो? आखिर तुम इतने ज़्यादा बुरे इंसान कैसे हो सकते हो? और इतना सब कुछ लू को इसलिए पता होता है क्योंकि यही टेक्निक उसने उसके एंसिस्टर को दिया जो अभी डॉक्टर सन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो आपने देखा वो था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी ड्रॉप होगा। इसके लिए तुम्हें हाइप करना पड़ेगा इस वीडियो को। कमेंट सेक्शन में तुम जाते हो, तुम उसको स्लाइड करोगे, हाइप का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर तुम हाइप कर सकते हो वीडियो को, जिससे यूट्यूब को लगेगा कि भाई अच्छी वीडियो है तो और लोगों में ये रिकमेंड होगी और नया पार्ट जल्दी आ जाएगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।